नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब सभी की नज़र 3 दिसंबर यानी नतीजों वाले दिन पर है। कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा किया जा रहा है। मगर यह दावा कितना सच होगा, रविवार दोपहर बाद तस्वीर साफ होने के साथ ही सामने भी आ जाएगा। जीत के दावे से इतर कांग्रेस और भाजपा ने प्लान बी की तैयारी तेज कर दी है, जिसमें उन बागियों और अन्य निर्दलियों पर नजर है जो सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ते हुए जीत की स्थिति में है। पार्टी के रणनीतिकार इन नेताओं से संपर्क भी साध रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही दलों ने बाड़ाबंदी की भी तैयारी शुरू कर दी है। रिकॉर्ड मतदान से उत्साहित भाजपा ने इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में आलाकमान की तरफ से तय होने वाले चेहरे पर मुहर लगाने के लिए सभी प्रत्याशियों को होटल में बुलाने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस में भी जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली दरबार से ही होगा। ऐसे में यहाँ भी विजेताओं को एकजुट रखने के प्रयास तेज हो गए हैं। अब सवाल ये कि आखिर जनता सत्ता की चाबी किसके हाथ सौंपेगी, 16वीं विधानसभा की तस्वीर क्या होगी, कैसी होगी और पार्टियों का प्लान बी कितना सफल होगा। इसी अहम मुद्दे पर आज करेंगे चाय पर चर्चा। अतिथियों से आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में भीमराज जी हैं। भीमराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक उमेश शर्मा भी हमारे साथ में। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भीमराज जी आपके पास में आता हूँ, क्योंकि 3 दिसंबर तक का इंतज़ार सभी को करना होगा। जनता भी कर रही है कि वो जो चुन के आई है उसका फैसला 3 दिसंबर को होना है। किस तरह से आप आशान्वित हैं? हम आसानी इस चीज को लेकर सर, जनता पे हमें पूरा विश्वास है और जनता ने हमारे को रिवाज बदलने के लिए विश्वास जताया और 3 दिसंबर को आप चैनल पे देखिएगा और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हो रही है। किसान, नौजवान, छात्र, महिला हमारे साथ हैं और इसी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन भीमराज जी, जिस तरह से 75.45% मतदान हुआ है, रिकॉर्ड मतदान है, जिस तरह से जनता का उत्साह हम देख पाए हैं, मतदाता का उत्साह हम देखे हैं, पिछले जो ट्रेंड पर नज़र डालें तो जब जब मतदान ज़्यादा हुआ है सत्ताधारी दल को नुकसान हुआ है। इसको लेकर भी आप सोच रहे हैं, पार्टी इस बारे में भी सोच रही है कि रिकॉर्ड मतदान कहीं गलत ना हो जाए? पार्टी सोच रही है सर, रिकॉर्ड मतदान कांग्रेस के फायदे के लिए हुआ है और जिन कर्मचारी वर्ग को कांग्रेस ने ओपीएस स्कीम दी है, हिंदुस्तान का पहला कर्ज किसान बजट दिए, वो किसान वर्ग और जो महिलाएं महंगाई की मार से त्रस्त थी वो महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और ये हमें खुशी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि तो क्या आपको लगता है इस बार ट्रेंड टूटेगा के साथ आएगी? भीमराज जी, क्या आपको लगता है इस बार ट्रेंड टूटेगा? बिल्कुल ट्रेंड टूटेगा, चिंता मत करो सर। जिन अच्छा का घमंड टूट जाएगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा उनके पास न कोई मुद्दे थे। विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहा और विपक्ष ने तो पहले भी कर्नाटक में मोदी जी का चेहरा अपनाया था और यहाँ भी अपनाया, सब जगह फैल हुआ है और इनका चाल चरित्र, चेहरा, जो जुमले थे वो जनता सब जान चुकी है और कैसे कैसे इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बेचा गया, कैसे कैसे इन्हें किसानों के ऊपर रौद्र रूप दाया, गोलियां चलाई, 750 किसान शहीद हुए। वो दिन भूले थोड़ी जा सकते हैं सर। आज भी देखो, चंडीगढ़ इनकी भाजपा की सरकार हरियाणा में, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ कि चंडीगढ़ में हरियाणा पंचकुला 5 सेक्टर में धरना दिए बैठे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे वही 3 काले कानूनों के जो शहीद हुए किसानों और एमएसपी को लेकर आज भी किसान धरने पे बैठे हैं और 3 दिन 26, 27, 28 को धरना चलेगा उनका। तो सर जी, उनका तो चाल चरित्र चेहरा जनता जा चुकी है। पूंजीपतियों की सरकार है, इनको गरीब किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिजस से, जो टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे वो जल्दी से बाहर आ जाए, किसी के घर का चिराग नहीं बुझे। और मैं तो बड़ा मन भी दुखी हो रहा है कि वो मजदूर जितना जल्दी आएंगे, ये मेरी भगवान से दुआ है जी। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। कृष्ण कुमार जी, भीमराज जी का ये कहना है कि जो इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, मतदाता का जो उत्साह है वो कांग्रेस के पक्ष में है और इस बार ट्रेंड टूटेगा, भाजपा फिर से विपक्ष की भूमिका निभाएगी। देखो भीमराज जी, अपनी घोषणाओं को
दिया हुआ मान रहे हैं। सच्चाई तो यह है, कांग्रेस ने कुछ घोषणाएं की हैं, वो भी चुनाव के 2-3 महीने पहले से शुरू की है। जी। अभी तक जनता को कांग्रेस द्वारा मिला क्या इन 5 साल में? सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, सबसे महंगी बिजली, 19 पेपर लीक। भीमराज जी अब वोट पड़ चुके हैं, अब तो जनता समझ चुकी है। 75% मतदान का मतलब है कि लोग घर से बाहर आए हैं सरकार की कारस्तानियों से दुखी होकर। और अब जिस प्रकार मुख्यमंत्री चुनाव के बाद 100 से अधिक विधायकों को फोन कर रहे हैं, निर्दलियों को साध रहे हैं, ये सारी बातें इस बात का संकेत है कि जातीय सरकार जो है उसमें अंतिम नमस्कार के लिए सरकार का ये प्रयास है और करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अतीत में जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आई है, इस बार भी 2018 का रिकॉर्ड टूटे, 2013 का रिकॉर्ड टूटे, इस बात का प्रयास है। 18 में आप 99 की सरकार लाए थे, इस बार आपको 99 का जुगाड़ होने की संभावनाएं नहीं है। निश्चिंत रहें, भाजपा की पूर्ण बहुमत की, अभूतपूर्व बहुमत की सरकार आने जा रही। जी, उमेश शर्मा जी हमारे साथ में। उमेश जी, दोनों ही दल जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि जो जनता जागरूकता दिखाई और घरों से बाहर निकल के रिकॉर्ड मतदान किया वो उनके पक्ष में है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव है बड़ा अलग तरीके का चुनाव है क्योंकि जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो हमेशा ही माना जाता है कि जो वर्तमान सरकार होती है उसके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोट प्रतिशत बढ़ता है। उस सरकार को हटाने के लिए जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग करती है। पिछली बार से और 2013 से भी ज़्यादा चुनाव है, 75% से ऊपर चुनाव का प्रतिशत गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटर साइलेंट है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आखिर बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस। यही वजह है कि दोनों पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उनको प्रचंड बहुमत मिल रहा है और उस दावे के अनुसार उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बाकायदा बाड़ेबंदी के लिए जगह देखी जा रही है, क्योंकि जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके जस्ट बाद विधायकों को किसी होटल में ठहराया जाएगा और वहीं से तय किया जाएगा कि सीएम का फेस कौन होगा। कांग्रेस की बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही है कि 3 तारीख को चुनाव जो भी नतीजे आएंगे वो हम स्वीकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनका बयान था उससे भी कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं और इस तरफ बीजेपी जिस तरह से भागदौड़ शुरू कर रही है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मतदाता शांत है इसलिए दोनों ही पार्टी इस बार ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर जो सत्ता है वो किस करवट बैठेगी। जी। तो वाकई में ये चुनाव एक तरह से बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी, कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे रहे, 60 से ज़्यादा सभाएं की और अपनी गारंटियों के दम पर वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। लेकिन अब क्योंकि 3 दिन का समय और बाकी है, क्योंकि 3 तारीख को जब चुनाव नतीजे आना शुरू होंगे, रुझान आना शुरू होंगे, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि वाकई में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार के चुनाव में किसी के लिए भी यह कयास लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर पार्टी कौन जीत रही है। जी, कांग्रेस से भीमराज जी हमारे साथ में। भीमराज जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उसके मायने होते हैं और उनके एक एक शब्द के बहुत कुछ मायने होते हैं। उनका ये कल बयान था कि जो भी जनता का फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। क्या इसके भी मायने निकाले जाएं? नहीं सर, ये मायना तो सबके लिए लागू होता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बस कोई भी पार्टी हो, वो सबको मानना पड़ता है। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जनता जनार्दन माई बाप होती है इलेक्शन के अंदर, और इसीलिए ये बयान दिया गया है कि जनता का फैसला जहां भी हो सब जगह लागू होता है। इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है? जनता तो बड़ा जीत को लेके जो कॉन्फिडेंट होता है मेरी भीमराज जी, राजनीति में हर एक शब्द जो है उसके काफी मायने होते हैं, ये आप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री तो सार्वजनिक रूप से बार बार ये जनता को भी जनाते हैं और आलाकमान को भी जनाते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसके मायने हैं। जीत के लेके जो कॉन्फिडेंस उनका था कि हम सरकार रिपीट हो रही है और पिछली बार अगली बार भी हम आएंगे और यूडीएच मंत्री भी इन्हीं को ही बनाएंगे, वो नेता अब ये बोले कि जो भी जनता का फैसला होगा वो में स्वीकार होगा। कहीं ना कहीं एक डाउट है उनको जीत को लेकर।
कोई डाउट नहीं है सर, डाउट है ही नहीं। और मैं 3 मीटिंगों में खुद साथ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। 3 तारीख को सर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वो सपने देखते ही रह जाएंगे। भीमराव जी, चिंता हम नहीं, चिंता तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी चिंता नहीं है जी शर्मा जी। भीमराव जी, आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें पूर्ण बहुमत से ही सरकार बननी भी चाहिए। सवाल यह है, जब चिंता नहीं है तो फिर क्यों बागियों से संपर्क किया जा रहा है, क्यों निर्दलियों से संपर्क किया जा रहा है? देखो सर, बागियों निर्दलियों का जहां तक सवाल है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है। इसमें बीजेपी भी संपर्क करेगी, कांग्रेस भी संपर्क, ये सब संपर्क करते हैं। नहीं, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं ना, जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी तो उनको आपसे संपर्क करना चाहिए ना सर जी। वो अब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो निर्दलीय होते हैं सर आगे भी काम आते हैं ना। कहाँ काम नहीं थे, राज्यसभा में भी तो काम आएंगे, कहाँ काम नहीं आएंगे? उनको कौन पूछे? उनकी फिर पूछ ही खत्म हो जाएगी। यदि पूर्ण बहुमत आ गया तो कोई नहीं पूछा तो लटकते। मायावती जी की चिंता बढ़ा रहे हैं, हमारा काम है। क्या चीज? मायावती जी की चिंता बढ़ा रहे हैं। मायावती की चिंता होती तो सर जी यूपी में ढंग से चुनाव ही लड़ लेती ना। मायावती की चिंता है नहीं, मायावती जी मस्त है और अपनी वो कुंभकर्ण निंद्रा में सोई है। यदि मायावती जी होती तो यूपी के अंदर कभी बीजेपी आती भी नहीं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा जिस तरह से तैयारी करती है, एडवांस ही चलती है। प्रधानमंत्री का जब रोड शो था जयपुर में, और उसी रोड शो के समय अमित शाह, पार्टी के जो आपके चाणक्य माने जाते हैं, वो जयपुर में एक होटल में प्लान बी पर फोकस कर रहे थे कि अगर सीट नहीं आती है तो फिर क्या काम किया जाना है। और उसमें आप माहिर भी हैं, जिस तरह से आपने देश के अन्य राज्यों में भी किया है। आप जीत के लिए इतने आश्वस्त हैं, फिर इन सब चीज़ों की तैयारी क्यों? देखो दर्श जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। किसी भी संभावना को खाली छोड़ देना भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो असंभव को भी संभव बना रही है कृष्ण कुमार जी। मध्य प्रदेश में भी आपने ऐसा किया, कर्नाटक में भी किया, संभव को भी आप संभव बना देते हैं। जी बिल्कुल, राजनीति जो है उसमें जो भी संभावनाएं होती हैं उन सब को उपयोग करना, उन पर काम करना और उनकी रचना के आधार से अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए सत्ता में लाना, ये राजनीति का रुचि का विषय है और भारतीय जनता पार्टी उस रुचि के अनुरूप आचरण करती है। कृष्ण कुमार जी, क्या ये रुचि सही है? जिसमें जनता की रुचि नहीं हो उसको भी आप अपनी रुचि के चक्कर में आप उसको अमली जामा पहना दो, तो ये क्या सही है? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार कांग्रेस को मैंडेट दिया था, कांग्रेस ने सरकार बनाई, जनता की रुचि कांग्रेस में थी, लेकिन आपने जनता की रुचि को भी दरकिनार कर दिया, उसको भी पलट दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप असंभव को भी संभव बना रहे हैं। सर जी, वोटों के प्रतिशत का ध्यान करेंगे तो जनादेश में बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं था। ठीक है, सीट की गणित जो है उसमें मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस आगे थी। वोट प्रतिशत का गणित देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जनादेश क्या था। तो जनादेश को आप क्या वोट प्रतिशत से मानेंगे या सीटों से मानेंगे कृष्ण कुमार जी? देखो दर्श जी, लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूं। अभी तक तो मैं यही सुनता आया हूं कि जिसके पास जितनी सीट है, बहुमत के लिए इतनी सीट का होना जरूरी है। वोट प्रतिशत का तो मैंने कहीं सुना नहीं है। ये वोट प्रतिशत, यही तो चीजें मैं पूछ रहा हूं आपसे। असंभव को भी संभव बनाने के लिए क्या क्या जतन कर रही है भाजपा? भाजपा राजनीति की सुचिता के साथ जितने प्रयास हो सकते हैं वो सब करती है और भाजपा की नीति सिद्धांत का अनुसरण करने वाले जितने लोग भाजपा में आते हैं उन सबको स्वीकार करते। तो क्या राजनीति की सुचिता है कि जिसको जनता ने मैंडेट नहीं दिया हो उसको बदल दो? ये राजनीतिक सुचिता है? जिसके पास जनादेश है और वो खुद व्यक्ति अगर किसी पार्टी में असुविधा अनुभव कर रहा है तो ये जो कानून है दल बदल का, उसके कारण जो विसंगतियां हैं उसको ठीक करने के प्रयास में अगला इस्तीफा देकर फिर जीत कर आ रहा है। यही मध्य प्रदेश में हुआ है। इसमें सुचिता भंग कहां हो रही है? भाजपा राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं कृष्ण कुमार जी, एक सवाल यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप जो चाहें अभी वो कर सकते हैं। पूर्ण बहुमत के साथ में जनता ने आपको मैंडेट दिया है, सरकार बनाई, कानून के दायरे में। राजनीतिक सुचिता की आप बात करते हैं, क्यों ना दल बदल को लेके ऐसा कानून आ जाए
क्योंकि एक देश एक चुनाव की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और भी बहुत सारी चीज़ें देश के हित में, राष्ट्र हित में ऐसी बातें करती है। क्यों ना 9 साल तक इस पर आपने रुचि दिखाई कि दल बदल को लेकर ऐसा सख्त कानून हो ताकि कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़ ही ना पाए। इसमें आपने रुचि क्यों नहीं दिखाई, ये जनता जानना चाहती है। हर्ष शर्मा जी, आप तो जानते हैं इन 9 साल में लगातार मोदी जी ने जो प्रयास किया, उसके बावजूद भी राज्यसभा में कभी भाजपा सुविधाजनक स्थिति में नहीं थी। और जब राज्यसभा में सुविधाजनक स्थिति नहीं है तो कानून बदलने की स्थिति कहां से आएगी? इस चुनाव में भी अभी भाजपा ने जिन मुद्दों पर चुनाव में वोट मांगा है उसमें एक साइलेंट मुद्दा था, देश हित में मतदान कीजिए, अधिकतम मतदान कीजिए, देश हित में मतदान कीजिए। कृष्ण कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में बहुमत, आपने तो अभी महिला आरक्षण बिल लेकर आए और भी कितने सारे बिल लेकर आए हो, आपको तो समर्थन मिला है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने रुचि कब दिखाई, क्यों नहीं दिखाई? कभी रुचि तो दिखाते तो सही सर। पास होना नहीं होना वो अलग बात थी। कौन जो राजनीतिक शुचिता का विरोध कर रहे थे वो भी जनता के सामने आ जाते, देश के सामने आ जाते, देश जान लेता उनको कि कौन है जो राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, 9 साल का वक्त आपको हो गया है दल बदल को लेकर, क्योंकि ये अब आम हो गया है जिस तरह से नेता अपना मन बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं। ये राजनीतिक शुचिता तो ये नहीं है सर। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में कोई ऐसा प्रयास किया हो, कोई ऐसी पहल की हो दल बदल कानून को सख्त बनाने की, वो हमको बताए, वो देश की जनता जानना चाहती है। दर्श शर्मा जी, लोकतंत्र में किसी एक पार्टी के प्रयास से परिणाम नहीं आते। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, महिला आरक्षण बिल तो एक ही पार्टी का प्रयास था, वो परिणाम भी आ गया और पार्टियों ने भी आपको समर्थन दिया है ना। सरकार तो आपकी और बहुमत आपके पास है, बनाइए ना, कौन मना कर रहा है इसमें? हाँ। आप सहयोग का आश्वासन देते हैं राज्यसभा? सहयोग का क्या आश्वासन की जरूरत है, आप बनाइए ना सर, कानून बना। कृष्ण कुमार जी, कानून आता है, पता चलता ना जनता को कौन राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। आप लाइए तो सही। 9 साल में आपने प्रयास नहीं किया। चलिए, उमेश शर्मा जी हमारे साथ में। उमेश जी, जिस तरह से अब क्योंकि अब आम हो जाएगा, हम ये देखेंगे कि बाड़ाबंदी भी होगी, दागियों से उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश होगी। लगभग हर चुनाव में ऐसा होता है। और आप ये देखिए, सवाल इनसे दल बदल कानून को लेकर किया तो इनके पास जवाब नहीं था। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि देश में कभी दल बदल कानून की जैसे कोई कानून बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियां से अछूती नहीं रही है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, इस बार बीजेपी ने जो धमाके किए हैं सबके सामने है कि आज पार्टी में शामिल हुए और अगले दिन टिकट दे दिया। कई महानुभाव तो ऐसे भी रहे जिन्होंने आज टिकट लिया और 12 घंटे बाद आज सदस्यता ली और 12 घंटे बाद उन्हें टिकट भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो कोई राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, उन समीकरणों में कई बार कांग्रेस का जो व्यक्ति होता है वो बीजेपी में फिट बैठता है और बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में जाके फिट बैठता है। यही वजह है कि दोनों आपस में एक दूसरे के नेताओं को लेते हैं और जीत के अनुसार उन्हें फिट भी किया जाता है। इस बार की बात कर लिया जाए, सुभाष महरिया को पार्टी में लिया, उन्हें टिकट दिया गया। सुभाष मील को भी टिकट दिया गया। इसके अलावा आप बात करें, धौलपुर का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसा उदाहरण तो शायद ही देश में किसी को मिले कि 2018 में जिस कैंडिडेट ने बीजेपी से चुनाव लड़ा वो इस बार कांग्रेस से लड़ रहा है और जिसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा वो इस बार बीजेपी से लड़ रहा है। दोनों आपस में जीजा साली, शिवचरण कुशवाहा और शोभा रानी कुशवाहा की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह आप बात करें और भी ऐसे हिंडौन सिटी से खड़े हुए जिन्हें पानी वाले दर्शन सिंह करौली, वो भी पिछली बार कांग्रेस से थे, इस बार बीजेपी से है। इसके अलावा एक बाबा है, पानी वाले बाबा, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की और अगले दिन उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसको इस बार बीजेपी ने बड़ा उदाहरण पेश किया है इनको टिकट देकर। पिछली बार की बात की जाए तो ममता शर्मा बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें टिकट भी दिया गया, हालांकि वो जीत नहीं पाई। तो ये कई ऐसे समीकरण बैठते हैं कि दल बदल कानून लाना मुझे नहीं लगता इस देश में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हर बार चुनाव की जो ये कहें कि चुनाव का तरीका बदलता है, रणनीति बदलती है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल होता है, किसके पक्ष में माहौल नहीं होता, उसको बैलेंस करने के लिए कई बार नेताओं को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल किया जाता है। कांग्रेस में इसमें अच्छी तो नहीं, कांग्रेस ने भी कई नेताओं को शामिल किया है।
तो ये चलता रहेगा और जब तक इस तरह की स्थितियां पनपेगी तब तक तो मुझे क्या नहीं लगता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो राजनीतिक सुचिता फिर दरकिनार कर दी जाएगी? बिल्कुल। देखिए, हर बार बात उठती है कि नेता वादे करके जाता है, जीतने के बाद दिखता नहीं है, उसके बावजूद अगली बार फिर वो जीत जाता है। या तो जनता में कहीं कमी है या फिर जनता की नब्ज जो है वो नेताओं ने पकड़ रखी है कि इनको पागल बनाओ और अपने काम करते जाओ। तो वो स्थितियां हर बार पनपती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अगली बार फिर जो नेता बीजेपी से कूदकर कांग्रेस में गए, जो वो वापस बीजेपी में आते नजर आएंगे। विष्णु लाटा की बात कर ली जाए, घनश्याम तिवारी जी खुद शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं ये आना जाना लगा रहता है दोनों पार्टियों में। और जब तक इस तरह का कानून नहीं लाया जाएगा, मुझे लगता है आना जाना रुकेगा नहीं। और आना जाना जब तक लगा रहेगा तब तक इस तरह के कानून आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जी, कांग्रेस से भीमराज जी हमारे साथ में। भीमराज जी, आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की बात की थी, 99 पर मामला अटक गया था। इस बार भी अगर जनता जनादेश आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो क्या पार्टी भाजपा की तरह जोड़ तोड़ या तोड़ फोड़ करेगी? वो तो सर 3 तारीख को बताएगी ना। आज उसका आज ही कैसे बयान दे सकते हैं? 3 तारीख आने दीजिए ना। 3 तारीख का रिजल्ट देखिए। पता नहीं ये जो निर्दलीय बागी है वो कांग्रेस के पीछे है। नहीं भीमराज जी, ये तो आप तो दावा भी तो आज ही करें हम जीत रहे हैं। पिछली बार भी दावा आपने किया था, नतीजों में 99 पे रह गए थे। तो 99 कोई कम रहेगा जब देखेंगे ना, तभी तो कह रहा हूँ सर 3 तारीख का वेट तो कीजिए। जी, कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में। कृष्ण कुमार जी, आपने तो बाड़ाबंदी की भी तैयारी शुरू कर दी है, होटल भी देखना शुरू कर दिया है। इतना कितना डर है? क्योंकि जिन जिन नेताओं को आपने टिकट दिए हैं निश्चित तौर पर पार्टी के उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है, तो फिर अब होटलों को देखने की व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है? आचरण और काम कर रहे हैं, इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी और अगर कोई हमारे साथ जुड़ने वाली संभावनाएं होंगी तो उनको जोड़कर भी चलेंगे। नहीं, आपके अपने ही तो हैं जिनको आपने टिकट दिया है, तो फिर होटलों की जरूरत क्यों? ये पूछ रहा हूं मैं सर। देखो, एक नैरेटिव कांग्रेस स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है? क्योंकि इस बार बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको 12 घंटे पहले ही पार्टी में आए थे और उनको आपने टिकट दे दिया, क्या उनसे डर है? निश्चित रूप से प्रिकॉशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस प्रकार के संशय की राजनीति गहलोत साहब कर रहे हैं, जिस प्रकार बसपा को 2-3 बार निगल गए हैं, कहीं इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो सावधान रहने में क्या दिक्कत है? चलिए, निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को पूरी तस्वीर जब साफ होगी तभी ये तय होगा कि राजस्थान का भाग्य विधाता कौन है। राजस्थान में जो जनता है उसने सत्ता की चाबी किसको सौंपी है। जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सब का जवाब 3 दिसंबर को होगा। अब देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को जनता किसे अपना मैंडेट देती है और जो राजनीतिक दल हैं जो प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो प्लान भी कितने सफल हो पाते हैं। आप सभी अतिथि इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।